स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड के चैप्टर फर्स्ट मैट्रिसेस यानी आव्यूह के पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे कि आव्यूह किस चिड़िया का नाम है, आव्यूह के प्रकार कितने होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में एराइज होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ों को इसमें आप इस वीडियो में आपका निचोड़ मिल जाएगा। तो वीडियो में आप शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले किसी भी चीज़ की शुरुआत करने से पहले उसके डिफिनीशन यानी वो चैप्टर क्या है और उसके उपयोग क्या है, ये सब चीज़ें आपको मालूम रहेंगी तो आप थोड़ा सा और इंटरेस्ट लेंगे इस चैप्टर को पढ़ने में कि हाँ ये यूजफुल चैप्टर है। तो देखिए, आव्यूह के जो उपयोग हैं तो आव्यूह के अनुप्रयोग केवल गणित में ही नहीं बल्कि अन्य विषयों जैसे भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, इंजीनियरिंग, रैखिक प्रोग्राम आदि बहुत से फील्ड में इसका उपयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है, एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिखा दे रहा हूँ। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू छोटा सा देख ले रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपका एक चेस खेलते होंगे, काफ़ी सारे स्टूडेंट होंगे जो चेस खेलते होंगे। तो चेस का क्यूब बना है। अगर आपको इसको दिखा दिया जाए और कहा जाए कि इस प्रकार का आप चेस का क्यूब बनाइए, तो आप क्या करेंगे, सिंपली आपका जो एक वाइट कलर दिया है, फिर ब्लैक कलर दिया है, फिर वाइट दिया है, फिर ब्लैक, ऐसे करके आप बना लेंगे। लेकिन अगर यही बात अगर कंप्यूटर को कहनी हो कि कंप्यूटर को कि ऐसे बनाना है आपको, तो कंप्यूटर आपकी भाषा को समझेगा, सुनेगा? नहीं सुनेगा। वो केवल क्या सुनता है, बाइनरी डिजिट जो 0 और 1 होता है उसको सुनता है। तो वो क्या करेगा, वो पहले अपने डाटा को रिस्टोर करेगा, मतलब कुछ इस प्रकार व्यवस्थित करेगा जैसे कि आपको फिगर के माध्यम से हम दिखा दें। ऐसे कुछ प्रकार, जैसे मान लीजिए कि जितने खाने इसमें हैं तो इतने खाने का अगर हमें चेस बनाना हो तो वो पहले अपने डाटा को बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करके, मतलब 0 1 0 1 ऐसे करके और कन्वर्ट करेगा। चलिए नीचे फिगर के माध्यम से हम आपको दिखा दें। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस वो पहले बनाएगा जितने खाने रहेंगे। हालांकि यहाँ पे ज़्यादा 1 2 3 दिए, लेकिन जितने खाने रहेंगे उसके हिसाब से 1 0 1 0 इस प्रकार से आपका कुछ इंटरफेस दिखाएगा और वो इसको यहाँ पे डिनोट करेगा। जैसे 1 हो गया तो आपका मान लीजिए कि ब्लैक शो कर रहा है, ठीक है, 1 है जो आपका ब्लैक शो कर रहा है, ब्लैक खाना, और जो आपका 0 है वो क्या शो कर रहा है, वाइट बॉक्स, मतलब वाइट खाना शो कर रहा है। तो इस प्रकार का कुछ इंटरफेस आपका कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में होगा और ये क्या करेगा, इस टाइप से जब आपका 0 1 बाइनरी डिजिट की संख्या केवल कंप्यूटर सुनता है तो इसकी सहायता से वो आपका इस प्रकार का कुछ इंटरफेस जनरेट करेगा। अब देखिए इसका उपयोग क्या है। जैसे मान लीजिए कि इसको आपको जूम करना हो, इसको आपको अगर जूम करना हो, सॉरी देखिए यहाँ पे इसको अगर आपको जूम करना हो तो आप क्या करेंगे, ऐसे जूम करेंगे। तो जैसे आप मैट्रिसेस यानी आव्यूह में क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका हो गया, ठीक है। फिर से आप ए इनवर्स निकालते हैं, एडजॉइंट या फिर ए इनवर्स निकालते हैं, तो क्या करते हैं, इसको रोटेट करते हैं। ये जो आपका ये फिगर दिख रहा है, इसको क्या करेंगे, इस पोर्शन को ऊपर की ओर रोटेट करेंगे और इसको नीचे की ओर लाएंगे। तो रोटेट करेंगे मतलब इसका उल्टा करेंगे तो ए इनवर्स निकालेंगे। ये काफ़ी सारे यूजेस है। देखिए इसका हर ब्रांच में यूज होता है, इंजीनियरिंग में, रैखिक प्रोग्राम में और कंप्यूटर लाइन में तो डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए काफ़ी यूज होता है इसका। तो यही सारे इसके यूजेज हैं कि क्या मतलब कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। कंप्यूटर लाइन में तो काफ़ी सारे इसके यूजेज हैं। तो ये हो गया इसके यूजेज की बात। अब इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। इसकी डिफिनीशन क्या हो सकती है, देखिए फिगर के माध्यम से भी समझेंगे और ऐसे कॉन्सेप्ट के थ्रू भी समझेंगे। देखिए यहाँ पे दिया है mn संख्याओं के निकाय। अब mn संख्याओं का मतलब क्या है, यहाँ पे जो इनकी संख्या होती है पंक्ति और रो और कॉलम जिसको कहते हैं, तो m और n से रिप्रेजेंट किया जाता है। हालांकि इससे आप मतलब किसी भी चीज़ से समझने के लिए किसी भी चीज़ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ABCD मतलब अदरवाइज, लेकिन mn इसका मानसिक मतलब एक प्रकार का जनरल है, मतलब इसी से आपका इसका निरूपण किया जाता है m और n से, जहाँ पर m n और क्या है, इनकी कोटि है। अब देखिए m और n क्या है, यहाँ पे देखिए सिंपली यहाँ पे दिखा दे रहे हैं हम आपको नीचे की ओर थोड़ा सा करके। यहाँ पे देखिए ये आपका कुछ इस प्रकार का, पहले हम आपका डिफिनेशन बता दें। mn संख्याओं के निकायों में m पंक्ति मतलब जो आपका रो होता है, ठीक है, तथा n स्तंभ मतलब कॉलम से देखिए कंफ्यूज न हो जाएगा, रो और कॉलम में आप कंफ्यूज न होंगे, में व्यवस्थित करने पर प्राप्त लंब सारणी को mn क्रम या कोटि का आव्यूह कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिगर के माध्यम से देखिए पहले तो इसका निरूपण इस प्रकार से करते हैं, जैसे कि आप पिछला सारणिक पढ़े होंगे तो सारणिक में कुछ इस प्रकार का निरूपण करते थे, 3 5 4 2 जो भी हो। तो इसी प्रकार यहाँ पे 3 5 4 2। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपका पोर्शन दिया है, पूरा पोर्शन दिया है, तो इसका पहले डिनोशन देख लीजिए कि इस प्रकार से, हाँ हालांकि इसका इस प्रकार से भी डिनोट करते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं चलती है, ज़्यादातर आपको चैप्टर में यही दिखेगा, इस टाइप से इसका आपको डिनोशन करना होगा। अब क्या कह रहा है कि m n संख्याओं के निकाय में m पंक्ति देखो, पंक्ति मतलब रो,
जो आपका रो है, तो देखिए ये आपका जिसे आप कॉपी पे लिखते हैं तो पंक्ति के रूप में ही लिखते हैं, तो ये आपका पंक्ति हो गया जो इस प्रकार से होगा, ठीक है। और ये क्या होगा आपका कॉलम होगा, ठीक है। तो कॉलम को क्या करते हैं सी से भी डिनोट कर सकते हैं, पंक्ति को आर से डिनोट कर सकते हैं रो। अब देखिए ये चीज़ें तो हो गई, तो व्यवस्थित कर देंगे जब, और इसका जो आपका निरूपण चिन्ह होता है, मतलब जैसे कैसे इसको किस खाने में बंद करते हैं उस प्रकार का आप चिन्ह लगा देंगे, तो ये एक प्रकार का क्या हो जाएगा अवयव हो जाएगा। अगर ये चीज़ लगाते आप तो ये डिटरमिनेंट यानी सारणिक हो जाता। अब ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम चल गया। अब दूसरी बात क्या है, ये यहाँ पे आपको देखिए थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं, पहले बड़ा करके हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो दिया है A11 A12 A13 A14 डॉट 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 A1N। अब देखिए इसका मतलब क्या है, आप अगर इसका मतलब नहीं समझेंगे तो देखिए यहाँ पे जो ए दिया है इसका कुछ भी मान सकता है, जैसे 5 हो गया, यहीं पे छोटा सा एक साड़ी बना ले 5 2 1 3। अब देखिए A11 का मतलब क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका रो है, रो मतलब पंक्ति है, और ये आपका क्या है कॉलम है, ये सब कॉलम है, जितने भी हैं ये कॉलम है। अब देखिए यहाँ पे A11, तो 1 का मतलब होता है, जैसे इसका निरूपण होता है AIJ, तो I क्या होती है पंक्ति होती है, J क्या होता है कॉलम, हमेशा पंक्ति पहले होती है और कॉलम बाद में होता है। तो A11 ये I है आपका 1, ये J है आपका 1, ये I है आपका 1, ये J है आपका 2। अब देखिए I क्या होती है पंक्ति होती है, तो ये पहली पंक्ति, ये सब में देखिए पहली पंक्ति, तो ये पहली पंक्ति तो है। और ये कॉलम कौन सा है, देखिए कॉलम कौन सा है, पहला कॉलम है। यहाँ पे देखिए ये दूसरा कॉलम है, तो यहाँ पे A12 ये पंक्ति को डिनोट करता है, जो आपका पहला अक्षर होता है, जिसे AIJ से निरूपण करेंगे अगर, तो A11 जो है आपका, तो A1 यानी 1 जो है पंक्ति को, जो पहला अंक होगा वो पंक्ति को डिनोट करेगा, और जो दूसरा होगा वो कॉलम को डिनोट करेगा। तो ये सब चीज़ें आपको मालूम चलेगी। अब देखिए यहाँ पे तो ये पहला क्या होगा, पहली पंक्ति हो गई, तो I का मान हमेशा इसमें 1 होगा। ये कौन सी हो गई, दूसरी पंक्ति हो गई, तो I का मान इसमें क्या होगा, हमेशा 2 होगा। लेकिन देखिए जो दूसरी पंक्ति है तो I का मान 2 है, और कॉलम कौन सा है, ये पहला है, तो J का मान कितना है 1 है, यहाँ पे देख लीजिए। फिर दूसरा ये कॉलम है तो J का मान 2 है, फिर तीसरा कॉलम है तो J का मान 3 है। तो ये पंक्ति हो गई, आपको मालूम चल गया, ये पंक्ति हो गई और ये आपका कॉलम हो गया। अब देखिए ये M और N क्या लिखा है, M और N से यहाँ पे क्या तात्पर्य है, चलिए इसको भी हम आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के थ्रू बताया। जैसे कि मान लीजिए कि कोई आपका सारिक हो गया, अब देखिए 2 3 1 5 ये दे दिया। अब देखिए M और N का मतलब है, M आपकी पंक्ति हो गई, N आपका कॉलम की संख्या और पंक्ति की संख्या हो गई, ठीक है। अब देखिए पंक्ति की संख्या, यहाँ पे पंक्ति की संख्या कितनी है, एक पंक्ति दो पंक्ति है तो 2, और कॉलम कितना है 1 2, तो 2 गुणे 2 कोटि का अवयव हो जाएगा, मतलब ये 2 गुणे 2 कोटि का आपका अवयव हो जाएगा, मतलब इसकी कोटि कितनी होगी 2 गुणे 2 है। तो आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है, जैसे आपको कुछ इस प्रकार का दे देगा 3 1 2 7 9 8 3 1 5, इस प्रकार का कुछ दे देगा, और कहेगा कि इसमें M का मान बताइए, या फिर M का मान बताइए, या फिर N का मान बताइए। तो M क्या होता है आपका पंक्ति होता है, तो पंक्ति कितनी है 3 गुणे जो आपका N कितना है, कॉलम कितना है तो 3 है, 3 गुणे 3 कोटि का ये अवयव है। तो डायरेक्ट इससे कोटि भी पूछ सकता है। अब देखिए जो आपका सारिक होता था, तो सारिक में क्या करते थे आप, सारिक में अगर आपका देखिए 2 3 5 1 1 1, अगर सॉरी यहीं पे साड़ी का इस प्रकार कुछ सिंबल होता है, तो देखिए अगर ये साड़ी होता तो ये सही नहीं होता। अगर दो साड़ी को इस प्रकार से निरूपण करेंगे तो उसमें क्या होता था, M और जो पंक्ति होती थी इसमें कह दिए 1 2 3 पंक्ति 1 2 कॉलम, तो 3 गुणे 2 का अगर साड़ी कहा जाए तो ये गलत है, इसलिए कि साड़ी में क्या होता है M और N बराबर होते हैं, मतलब जितनी पंक्ति रहेगी उतने ही कॉलम रहेंगे, ठीक है, जितनी पंक्ति रहेगी उतने ही कॉलम रहेंगे। लेकिन जो आपका अवयव है उसमें इस प्रकार का नहीं होता है, इसमें जितनी पंक्ति रहेंगी उतने कॉलम नहीं रहेंगे, इसमें अंतर होता है। जैसे मान लीजिए कि 2 5 3 1 1 1 4 2, इस प्रकार का भी कुछ आपका अवयव हो सकता है। इसमें कितनी है, 2 पंक्ति है और 4 कॉलम है, तो 2 गुणे 4 कोटि का ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए यही अंतर है, सबसे मेन अंतर है कि अवयव जो आपका सारिक होता है उसमें पंक्ति और स्तंभ, मतलब पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होती है। जो M और N होता है, M इंटू N कोटि, वो बराबर होता है हमेशा, ठीक है। और इसमें जो आपका अवयव होता है इसमें बराबर नहीं होता है, कभी कभी क्या मतलब स्तंभ, जैसे इसका कई प्रॉपर्टीज भी है उसमें भी आएगा आपका आगे, अभी देखेंगे आप, इसमें समान नहीं होता है। ये जो आपका पंक्तियों की संख्या अलग हो सकती है, और M का मान अलग हो सकता है और N का मान अलग हो सकता है। अब इसके निरूपण की बात कर सकते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया AIJ, यहाँ पे I क्या है पंक्ति की संख्या और J क्या है यहाँ पे कॉलम की संख्या। अब देखिए इस प्रकार का एक क्वेश्चन टाइप का देखिए नीचे पहले कर लेते हैं, थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट और देख लें। यहाँ पे देखिए
दिया भी है ए आई जे। आई क्या है? पंक्ति यानी रो की संख्या। जैसे ए आई जे तो आई, यहाँ पे ए आई जे करिए या ऐसे करिए, या फिर ए वन वन, ए आई जे ऐसे करिए, या फिर ए वन वन। तो ये ए क्या है? वन क्या है? आई। आई मतलब पंक्ति की संख्या, और जे क्या है? कॉलम की संख्या। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब चलिए एक क्वेश्चन मतलब छोटे से उदाहरण के थ्रू हम देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे दिया है 5 3 4 2 1 0 8 9 2। ये आपका क्या है? अवयव है, एक मैट्रिसेज है। अब देखिए मैट्रिसेज में एक और चीज़ आती है इसके प्रॉपर्टीज गुण में, जैसे आप करते थे डिटरमिनेंट। अगर यही आपका डिटरमिनेंट यानी सारिक होता अगर, तो क्या करते आप? अगर कहीं यहाँ पे मान लीजिए कि 2 2 2 दिया है, तीनों 2 दिया है, तो आप 2 को कॉमन ले सकते थे, इजीली आप कॉमन ले सकते थे। तो यहाँ पे क्या होता है अवयव में, क्या होता है अगर सभी के एक जैसे पंक्ति या फिर पूरे पंक्ति या फिर पूरे कॉलम अगर अगर समान रहेंगे तभी आप कॉमन ले पाएंगे या फिर नहीं ले पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको 2 का मल्टीप्लाई करना होता था सारिक में, तो किसी एक पद में या फिर कॉलम में करें या फिर रो में करें, ठीक है, किसी एक में आप किसी एक कॉलम या फिर रो में मल्टीप्लाई कर सकते थे। लेकिन इसमें क्या होता है अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी में मल्टीप्लाई होगा, सभी अंक में, सभी जितने भी पद हैं सभी में मल्टीप्लाई होगा, या फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो सभी में डिवाइड होगा। इस प्रकार का ये होता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 5 3 4 2 1 0 8 9 2 क्या एक अवयव है, और अवयव कितनी कोटि का है? तो देखिए इसमें दी है पंक्ति कितनी दी है? 1 2 सॉरी यहाँ पे 1 2 3, 3 पंक्ति है, 3 गुणे 1 2 3, 3 गुणे 3 कोटि का ये अवयव है। और 3 गुणे 3 कोटि का अवयव है तो इसको तो स्क्वायर अवयव भी कर सकते हैं। जब ये दोनों चीज़ें बराबर होंगी तो इसको हम वर्ग अवयव भी, वर्ग मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स भी कर सकते हैं। अब देखिए इसमें पहला पूछा है कि कितनी कोटि का अवयव है, तो ये 3 गुणे 3 कोटि का अवयव। डायरेक्टली देखिए एग्जाम में आपके 1 नंबर के क्वेश्चन ये डायरेक्टली पूछ देता है कि कितनी कोटि की इसमें अवयव है और कितने स्तंभ अवयव क्या होता है, सभी आपको अभी आगे मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे दिया है दूसरा क्वेश्चन दिया है A23 का मान क्या होगा। अब देखिए A23 मैंने आपको बताया इस तरीके से ए आई जे आपको मैंने बताया। तो आई क्या है? पंक्ति की संख्या, जे क्या है? कॉलम की संख्या। तो देखिए यहाँ पे A23, 2 क्या है? पंक्ति की संख्या, और 3 क्या है? कॉलम की संख्या। तो A23 तो ये कोई पद होगा, 2 क्या है? पंक्ति की संख्या, तो दूसरी पंक्ति, ठीक है, दूसरी पंक्ति, और 3 क्या है? कॉलम की संख्या, दूसरी पंक्ति और पहला दूसरा तीसरा कॉलम। देखिए दूसरी पंक्ति यहाँ पे और तीसरा कॉलम यहाँ पे, तो आपका A23 का मान कितना हो जाएगा? A23 इक्वल टू 0 हो जाएगा। जो आपका A23 पे पद है वो क्या है? आपका 0 वाला पद है। देखिए यहाँ पे 0 वाला पद है। A23 मतलब दूसरी पंक्ति, पहली और दूसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, दूसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम। तो इसी प्रकार देखिए एक और क्वेश्चन पूछा है A31। तो देखिए ए मतलब 3 क्या दिया है? 3 पंक्ति की संख्या, मतलब तीसरी पंक्ति में, तो पहली दूसरी तीसरी पंक्ति हो गई, तीसरी पंक्ति हो गई। अब देखिए तीसरी पंक्ति अभी यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, पहली दूसरी और तीसरी पंक्ति कह रहा है, और कौन सा कह रहा है? पहला कॉलम, तो पहला ही कॉलम कह रहा है, पहला कॉलम, तो तीसरी पंक्ति पहला कॉलम। तो A31 इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका 8 हो जाएगा। इस प्रकार आपका डायरेक्टली 1 नंबर में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिए बात करते हैं, चलिए इसके आगे देखिए क्या है। इसके आगे है अवयव और सारणिक में अंतर। देखिए अवयव और सारणिक में सबसे बड़ा अंतर जो मैंने पहले बताया कि जैसे उसमें क्या होता था कि एक चीज़ है, किसी पंक्ति में जैसे समान होंगे, जैसे 2 2 2 किसी एक पंक्ति या एक कॉलम में होंगे तो उसको कॉमन ले सकते हैं, या फिर मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करेंगे तो किसी एक पंक्ति या एक कॉलम में कर सकते हैं सारणिक में हो तो। लेकिन अगर अवयव है तो क्या करेंगे? सब में करना पड़ता है, हर एक पद में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक पद में, डिवाइड करेंगे तो हर एक पद में करना पड़ता है। तो ये मेन इसका अंतर हो गया। काफ़ी सारे अंतर हैं। तो देखिए सारणिक से हमें यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, सारणिक आपका फर्स्ट सेमेस्टर में था वो हट गया है। अब देखिए हमें अवयव पढ़ना है। अब देखिए अवयव के प्रकार, इसके टाइप्स कितने होते हैं, और यही कॉन्सेप्ट मेन है। इसी से जितने क्वेश्चन एराइज होंगे इसकी प्रॉपर्टीज से और इसके टाइप्स से, यही क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्या है? पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव मतलब जो आपका होगा रो मैट्रिक्स। अब देखिए यदि किसी अवयव में केवल एक ही पंक्ति हो तो उसे पंक्ति अवयव कहते हैं। जैसे आपको एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा होगा। अब देखिए पंक्ति, ये आपका पंक्ति हो गया, ये कॉलम हो गया, ये आपका कॉलम हो गया। तो देखिए यह कह रहा है यदि किसी अवयव में केवल एक ही पंक्ति हो, तो ये पंक्ति तो एक ही है, लेकिन कॉलम पंक्ति एक ही है तो उसे पंक्ति अवयव कहते हैं। तो पंक्ति एक होगी तो कॉलम जाहिर सी बात है कितनी भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3 5 4 9 8 7 कुछ भी दे दे, ठीक है, इस प्रकार का आप अवयव दे दे। तो एक ही पंक्ति हो तो पंक्ति तो एक ही है, लेकिन कॉलम कितनी भी हो सकते हैं, अनइन्फिनिट मतलब कॉलम कितने भी हो सकते हैं।
तो यहाँ पे वही कह रहा है कि यदि किसी आव्यूह में केवल एक ही पंक्ति हो तो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। तो पंक्ति आव्यूह इस प्रकार का, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी हमेशा, तो अगर एक ही पंक्ति है, जैसे एक ही पंक्ति है तो 1 इंटू, और देखिए यहाँ पे 3 दिया है, अगर यही आपका बढ़ा दिया होता तो 4 या मतलब इन्फिनिटी या फिर n कर सकते हो, 1 इंटू n इसका कोटि हो सकता है, मतलब अगर इन्फिनिटी तक हो तब, तो इसके लिए यहाँ पे 1 इंटू 3 है, इसलिए कि यहाँ पे 3 कॉलम है और एक पंक्ति है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट मालूम हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे दिया है a = 157। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, इसमें देखिए एक और यहाँ पे ट्रिक है, जानने वाली बात क्या है, देखिए जो आपका आव्यूह होता है, आपका जो मैट्रिसेस होता है उसमें कभी जैसे 1 2 5 यहाँ पे कॉमा देके लिखा है, तो इसमें कभी कॉमा नहीं रहता है। कॉमा क्यों नहीं रहता है, ये आपका एक मैट्रिसेस है, आव्यूह है, इसमें आपका कॉमा का कोई ज़रूरत नहीं। तो ये आपका प्रोसेस जो है लिखा हुआ है, इसलिए मैंने बताया कि ये लिखा है। तो कई स्टूडेंट ऐसे लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। आपका बस जनरली ऐसे लिखना है 157, ये नहीं कि यहाँ पे कॉमा देना है या फिर फुल स्टॉप, अदरवाइज कुछ भी नहीं लगाना है बीच में, ये सब आपका ऐसे ही रहेगा जैसे ये आपका राइट तरीके से लिखा गया है, ये आपका रॉन्ग तरीके से लिखा गया है। इसी को बताने के लिए मैं यहाँ पे इसको लिखा था कि ये इस प्रकार का आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगर आप जैसे एग्जाम में भी कर रहे हैं और कॉमा लगा दे रहे हैं तो आपका गलत हो जाएगा। और आव्यूह और कोटि, मतलब कोटि आप जानेंगे जरूर, जैसे पंक्ति हो गई, कोई भी ले लीजिए, मतलब कोई भी अंक ले लीजिए, 3 5 7 9 8 2, तो ये पंक्ति हो गई। हमेशा जैसे पंक्ति में आप जैसे कुछ भी लिखते हैं हिंदी में या फिर इंग्लिश में तो पंक्ति के रूप में लिखते हैं, और ये आपका कॉलम हो गया। तो इसको आप याद रखिएगा, पंक्ति कौन सी है, तो एक पंक्ति 2 पंक्ति इसमें है, ठीक है, मतलब जो भी आपका क्वेश्चन दिया हो, और कॉलम इसमें है 3 है। अब देखिए इसको AIJ से निरूपित करते हैं, जहाँ पर A11 A12, तो A11 ये हो गया, A12 तो 1 टू A12 का मतलब A1 मतलब पंक्ति की संख्या, तो पहली पंक्ति, और A12 पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम, तो यहाँ पे आ जाएगा। इसी प्रकार कहीं भी क्वेश्चन देके आपको पूछ सकता है कि उसका मान बताइए। अब चलिए नीचे की ओर चलते हैं। देखिए नीचे क्या दिया है, दूसरा दिया है स्तंभ आव्यूह, मतलब स्तंभ आव्यूह मतलब कॉलम मैट्रिक्स। अब देखिए यहाँ पे देखिए, यदि किसी आव्यूह में केवल एक ही स्तंभ हो तो उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल में दिख रहा होगा, एक ही स्तंभ है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक ही स्तंभ है, 1 2 3 दिया है मैट्रिसेस, और ये कोटि कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे देखिए, अगर इसकी पंक्ति निकालेंगे तो 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, और कॉलम कितना है, एक ही है, ठीक है। तो 3 × 1 कोटि का ये स्तंभ आव्यूह हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल आपका दिया है, तो 4 × 1 कोटि का स्तंभ आव्यूह है। अब देखिए वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह शायद मैंने आपको बताया भी, लेकिन चलिए एक बार फिर बता देते हैं। देखिए जब कभी भी पंक्ति और किसी भी आव्यूह में पंक्ति और कॉलम की संख्या समान होगी, पंक्ति मतलब स्तंभ और रो मतलब जो जितने भी हैं, जैसे रो आपका हो गया और कॉलम हो गया, उसकी संख्या अगर समान होगी, या फिर ऐसे कहिए कि m और n की संख्या अगर समान होगी तो उसको क्या कहेंगे, वर्ग आव्यूह कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि 2 5 3 4। अब देखिए इसमें 2 पंक्ति हैं और 2 कॉलम है, तो 2 × 2 कोटि का हो गया, तो m = क्या हो गया, n हो गया। तो ये अगर ऐसा होगा तो ये आपका वर्ग आव्यूह होगा, भले ही वो 4 का हो, 4 2 3 9 2 5 1 4 3 4 2 9। अब देखिए ये होगा क्या, वर्ग आव्यूह नहीं होगा। इसमें 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति है, 1 2 3 4 कॉलम है, तो 3 × 4, तो ये आपका वर्ग आव्यूह नहीं होगा, इसलिए कि m = n नहीं है। अगर m = n होगा तभी आपका वर्ग आव्यूह होगा। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। देखिए अब देखिए नेक्स्ट का दिया है क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह, यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम है, पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम है, मतलब स्तंभों की संख्या ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे देखिए इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 स्तंभ है, मतलब कॉलम है, और पंक्ति कितनी है, 2 है, ठीक है। तो स्तंभों की संख्या ज़्यादा है, पंक्तियों की संख्या कम है, तो उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। ये मालूम चल गया। अब इसी प्रकार से आपका हो गया ऊर्ध्वाधर आव्यूह, मतलब ऊर्ध्वाधर के लिए क्या होगा, जैसे इसमें क्या होगा, जैसे इसमें होता था, यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है, मतलब पंक्ति कम होती थी और कॉलम ज़्यादा होते थे। अगर पंक्ति ज़्यादा होगी, पंक्ति 3 है और कॉलम कम होंगे तो उसको क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहेंगे। ये दोनों आपको बस इजी है, केवल आप प्रोसेस समझ लीजिए। अगर इसमें क्या होता था कि अगर आपकी जैसे मान लीजिए कि यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है, अगर पंक्ति कम होगी, पंक्ति देखिए 2 ही है, सॉरी यहाँ पे देखिए पंक्ति 2 ही है, सॉरी मैं कहाँ, पंक्ति 2 ही है और स्तंभ कितने हैं, 4 हैं। तो पंक्ति 2 है और स्तंभ कितने हैं, 4 हैं। तो ये आपका क्या होगा, क्षैतिज आव्यूह। और यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा पंक्ति, यहाँ पे एक बार और हम आपको दिखा दें। यहाँ पे देखिए पंक्ति कितनी दिख रही है, पंक्ति 3 दिख रही है, और स्तंभ कितने दिख रहे हैं, 1 2, तो 3 × 2, तो ये कम ही है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका कॉलम जो है ये इसकी संख्या कम है, तो ये आपका ऊर्ध्वाधर आव्यूह हो जाएगा। अब बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट आपका क्या है, विकर्ण आव्यूह। देखिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे एराइज होते हैं। आपका डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मतलब देते हैं कि विकर्ण आव्यूह की सहायता से आप किसी साड़ी का मान निकालिए या फिर अदरवाइज कुछ भी दे देते हैं। देखिए क्या दिया है, विकर्ण आव्यूह कहता है यदि किसी वर्ग आव्यूह में, देखिए विकर्ण आव्यूह के लिए क्या होना चाहिए, एक शर्त है कि वो आपका वर्ग आव्यूह होना चाहिए। अब देखिए इस प्रकार का आव्यूह जैसे 2 3
1 5 4 7, ये इस प्रकार का अवयव। तो ये 2 पंक्ति है और 3 कॉलम है, तो ये आपका वर्ग अवयव नहीं है। तो इस प्रकार के मैट्रिसेस के लिए ये अलाउ नहीं है विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव किसके लिए है? देखिए यहाँ पे सिंपली साफ साफ लिखा गया है, यदि किसी वर्ग अवयव में विकर्ण के तत्वों को छोड़कर, वर्ग अवयव यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, विकर्ण के तत्वों को छोड़कर शेष सभी तत्व शून्य हो तो उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। क्या कह रहा है? कॉन्सेप्ट के थ्रू समझिए। यदि किसी वर्ग अवयव में विकर्ण क्या होता है? आपका डायगोनल। जैसे मान लीजिए कि आपका कुछ इस प्रकार का हो गया, तो ये आपका जो डायगोनल होता है, इस प्रकार का डायगोनल होता है जो आपका, तो इसको विकर्ण के तत्वों को छोड़कर, डायगोनल को छोड़कर शेष सभी तत्व शून्य हो, मतलब जितने इसके साइड के तत्व होंगे शून्य होंगे, तो आपका विकर्ण अवयव कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पे दिया है, एक पहला दिया है यहाँ पे, देखिए इसके तत्वों क्या कर रहा है? छोड़कर। तो ये छोड़कर, अभी देखिए विकर्ण के तत्वों को छोड़कर सभी तत्व शून्य होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे विकर्ण तत्व शून्य कर दिया है। तो ये आपका प्रोसेस, मतलब ये आपका गलत है। यहाँ पे दिए ये सही दिया है। ये आपका क्या कर रहा है? विकर्ण के तत्वों को छोड़कर बाकी सभी शून्य होने चाहिए, मतलब विकर्ण के तत्व, जितने भी विकर्ण के तत्व हैं इनको छोड़कर बाकी सब क्या होने चाहिए? मैट्रिसेज में शून्य होने चाहिए। देखिए सबका शून्य दिख रहा है, तो ये आपका क्या है? राइट है, ठीक है, ये आपका राइट है। बस आप इसका प्रोसेस जान लेंगे, हाँ विकर्ण अवयव किसको कहते हैं। और इसमें कन्फ्यूजन है, जिसका नेक्स्ट टॉपिक अभी इसी प्रकार का वो भी आएगा, उसको में इन दोनों में आप कन्फ्यूजन न होइएगा। अगर विकर्ण अवयव कहेगा तो विकर्ण के तत्वों को छोड़कर, जितने भी विकर्ण के तत्व होंगे उनको छोड़कर उनके जितने भी साइड के तत्व होंगे वो सब जीरो होंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इकाई या तत्समक अवयव, ऐसे वर्ग अवयव। देखिए इस जैसे आपको पिछला मैंने अभी ये ऊपर बताया विकर्ण अवयव, तो इसमें भी वर्ग अवयव वो होना ही चाहिए। तो इसमें भी जो आपका इकाई या तत्समक अवयव है, इसमें भी वर्ग अवयव वो होगा, तभी ये नियम लागू होगा। अब ऐसे वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के सभी तत्व इकाई के बराबर हो तथा शेष सभी तत्व शून्य हो, जैसे कि आपको मैंने अभी यहाँ पे ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं, जैसे मैंने अभी विकर्ण आपका ये बताया, इस प्रकार का कोई विकर्ण है तो उसमें क्या था? विकर्ण के तत्व मतलब तत्वों की संख्या कुछ भी हो, लेकिन जो उसके साइड के तत्व होंगे वो जीरो होंगे। इसमें भी वही कह रहा है, लेकिन इसमें कह रहा है विकर्ण के तत्वों की संख्या इकाई, मतलब केवल एक होना चाहिए। यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू इसकी संख्या केवल, विकर्ण की संख्या केवल एक होनी चाहिए और साइड के सभी जीरो होने चाहिए। जैसा कि पिछले वाले में भी कहा कि साइड के सभी संख्या तत्वों की संख्या जीरो होनी चाहिए, लेकिन विकर्ण की संख्या कुछ भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है विकर्ण की संख्या केवल एक ही हो सकती है, मतलब इकाई ही हो सकती है, तो उसको हम इकाई या तत्समक अवयव कहते हैं। जैसे इस प्रकार आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे दिख रहा है विकर्ण के तत्व केवल एक है, मतलब इकाई है, और बाकी सब क्या है? जीरो है। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है I3, तो देखिए I3 क्या होगा? जैसे कि आपका 3 कोटि का, I3 मतलब 3 कोटि का, I2 मतलब 2 कोटि का है, I3 मतलब 3 कोटि का, और I का मतलब यहाँ पे क्या है? आइडेंटिटी मतलब तत्समक। अब देखिए 3 कोटि का कह रहा है, तो आपका 3 कोटि का अगर बनाएंगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखिए यहाँ पे विकर्ण जितने हैं क्या है? 1 है, मतलब इकाई है, और इसके अभी सारे साइड के तत्व क्या है? जीरो है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? तत्समक अवयव हो जाएगा। अब बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या है आपका? शून्य या रिक्त अवयव। देखिए इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसे अवयव जिनका प्रत्येक तत्व शून्य होगा शून्य या रिक्त अवयव कहलाता है। देखिए यहाँ पे सिंपली आपको दिख रहा है जितने भी इसके अवयव के तत्व होंगे, एलिमेंट होंगे, वो सभी जीरो होंगे, तो आपका क्या कहलाएगा? शून्य अवयव कहलाएगा। अब देखिए नेक्स्ट चीज़ क्या दी है, सारी चीज़ों को आप कॉन्सेप्ट के थ्रू समझते चलिए। अब देखिए अवयव पर संक्रिया है। अवयव पर संक्रिया मतलब अवयव का जोड़, अवयव का घटाना, अवयव का गुणा, मतलब कैसे किया जाता है, किस प्रकार से। और इसमें सबसे जो मेन है, सारी चीज़ें आसान है, जोड़ कर लेंगे आप, घटाना कर लेंगे, लेकिन जो गुणा का नियम है वो थोड़ा सा टफ पड़ेगा, काफ़ी स्टूडेंट को टफ पड़ता है। तो इसमें सारी चीज़ें आपको प्रोसेस, देखिए अवयव का योग क्या है? एक ही क्रम में के दो अवयवों का योग उनके संगत तत्वों के जोड़ने से प्राप्त होता है। देखिए अवयव के योग के लिए क्या होना चाहिए? जो आपके मैट्रिसेज हैं उनकी कोटि समान होनी चाहिए, तभी आपका ऐड हो पाएगा। अगर कोटि जैसे मान लीजिए कि 3 इंटू 2 कोटि के रहेंगे, अगर ये 3 कोटि के है, ये 2 कोटि के है, ये जो आपका ए दिया है और बी दिया है ये अलग अलग होंगे, तो आपका ऐड नहीं हो पाएगा। तो आप कैसे इसको ऐड करते हैं? देखिए ये जो A11 है तो बी का ए का है, ये बी का भी A11 है, तो A11 को 11 से जोड़ते हैं, A12 को A12 से जोड़ते हैं। इस प्रकार जैसे यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 3 दिया है, तो 2 और 3 को जोड़ेंगे, सबका समान तत्व से जोड़ेंगे। इसका पहले जोड़ेंगे, इसका दूसरे जोड़ेंगे, जहाँ पे जो है उसी हिसाब से जोड़ेंगे। तो 3 का 2 से में जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर 1 का 1 में जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कामा वामा आपको नहीं लगाना है। फिर 3 का 5 में जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर 4 का 2 में जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार का आपका अवयव अगर ए और ए प्लस बी करेंगे, इसका एडिशन मतलब जोड़ करेंगे, तो आपका कुछ ये आंसर खुल के आएगा। डायरेक्ट तत्वों के समानता के आधार पर, जैसे A11 A12 सबको समानता के आधार पर जोड़ देना है। अब देखिए घटाने की बात करते हैं। यहाँ पे अवयवों का अंतर, यहाँ पे देखिए अवयवों का अंतर, देखिए जो जैसे जोड़ हुआ वैसे डायरेक्ट आपका सब्सट्रैक्शन होता है। जैसे 2 और 3 दिया है तो 2 - 3 -1 हो जाएगा, ऐसे जैसे, और 1 दिया है 1 1 - 1 0 हो जाएगा, 3 - 5
-2 हो जाएगा, 4 - 2 तो आपका 2 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये आपका सबसेक्शन हो गया। अब देखिए अवयवों का गुणनफल सबसे इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर का अभी तक का सबसे बड़ा टॉपिक, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक और 6 नंबर का टॉपिक, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 6 नंबर का ये टॉपिक है। अब देखिए ये अवयवों का गुणनफल क्या कह रहा है, दो अवयवों का गुणनफल तभी संभव है जब अवयव ए में स्तंभों की संख्या अवयव बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। कॉन्सेप्ट के थ्रू समझिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, दो अवयवों का गुणनफल तभी संभव है। दो अवयव ले लीजिए, दो अवयव मान लीजिए कि एक ए अवयव हो गया, ये आपका बी अवयव हो गया, ठीक है। दो अवयव हो गया, तो दो अवयव का गुणनफल तभी संभव है जब अवयव ए में स्तंभों की संख्या, मान लीजिए इसमें स्तंभों की संख्या 3 है, स्तंभों की संख्या अवयव बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर है। अगर इसमें स्तंभों की संख्या 3 है, ठीक है, तो इसमें पंक्तियों की संख्या 3 होनी चाहिए, तभी आपका गुणनफल संभव है। देखिए कॉन्सेप्ट के थ्रू समझिए, दो अवयवों का गुणनफल तभी संभव है जब अवयव ए में स्तंभों की संख्या, अवयव ए में स्तंभों की संख्या मतलब कॉलम की संख्या अवयव बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, भले इसमें स्तंभ कम हो, ठीक है, भले ही इसमें स्तंभ, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल आपका दिया भी है कि देखिए आपका दिया है, इसमें दिया है 1 2 3, 3 क्या दिया है, पंक्ति दिया है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, गुणनफल तभी संभव है जब अवयव ए में स्तंभों की संख्या, तो चलिए स्तंभों की संख्या देख लेते हैं। स्तंभों की संख्या 2 है, स्तंभों की संख्या 2 है, और बी स्तंभों की संख्या बी अवयव बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। अवयव बी में पंक्तियों की संख्या कितनी है, पंक्तियों की संख्या कितनी है, 2 है। तो अवयव ए में स्तंभों की संख्या, अवयव ए में स्तंभों की संख्या सी, और अवयव बी में पंक्तियों की संख्या, जो अवयव आपका बी है, ये ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या, ये क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए, तभी आपका एक गुणनफल संभव है। अवयव का गुणनफल तभी संभव है। आशा करता हूँ ये आपको कॉन्सेप्ट मालूम चल गया। अब चलिए इसके आगे की ओर देख लेते हैं। दो अवयवों में समानता, दो अवयवों में समानता क्या है, जैसे आपको दो अवयव बराबर कहलाते हैं यदि दोनों एक ही क्रम के हैं तथा एक अवयव के सभी तत्व दूसरे अवयव के संगत तत्वों के बराबर हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल में दिख रहा है, जैसे आपका दो प्रकार का, एक इधर अवयव हो गया और इक्वल में करके एक कोई इधर अवयव हो गया, तो ये हमेशा ये अवयव होगा जो हमेशा डायरेक्ट इसके बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड अवयव है, इक्वल टू 4 3 2 अवयव है, तो x इक्वल टू 4 हो जाएगा, y इक्वल टू 3 हो जाएगा और z इक्वल टू 2 हो जाएगा। डायरेक्ट समानता के आधार से ये डायरेक्ट आपका होता है a इक्वल टू बी, यहाँ पे दिया है a इक्वल टू बी, मतलब ये a हो गया और ये b हो गया, ये आपस में बराबर होते हैं, तो ये x भी बराबर होंगे इसके 4 के, y बराबर होगा 3 के, z भी बराबर होगा 2 के। अब देखिए ये x प्लस वाई इक्वल टू ये दिया है, तो इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन में आ जाएंगे कि यहाँ पे अगर प्लस है तो क्या करें। देखिए तो प्लस से कोई मतलब नहीं है, अगर आपका इस प्रकार से रहता है x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, इस प्रकार से इक्वल टू में कुछ करके रहता, यहाँ पे कामा में नहीं रहता, तब तो ये अलग अलग होता ना, ये दो पद होते, लेकिन यहाँ पे तो ये एक ही पद है, ये एक ही पद है, ये एक ही पद है, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 9, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9 के बराबर होगा, y प्लस जेड इक्वल टू 1 के बराबर होगा, z प्लस x इक्वल टू 2 के बराबर होगा। इस प्रकार से आपका समानता का ये रूल होता है। अब बढ़ते हैं देखिए नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक है आपका वर्ग अवयव का सारणिक। काफ़ी इंपॉर्टेंट है वर्ग अवयव, किसी भी चीज़ का हम सारणिक कैसे निकालेंगे, और जो आपका मल्टीप्लाई का प्रोसेस है वो भी आपको अभी आगे सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। देखिए यदि कोई वर्ग अवयव ए हो तो उसके तत्वों से प्राप्त सारणिक को वर्ग अवयव का सारणिक कहते हैं। इसे मॉड ए से प्रदर्शित करते हैं। आप देखिए यहाँ पे आपका कोई कुछ इस प्रकार का आपका दिया है, ठीक है, ये आपका एक अवयव दिया है, तो अगर आपको इसका सारणिक निकालना होगा तो देखिए सारणिक निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे a11 है आपका, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसका इससे हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। और ये केवल देखिए अगर दो पद हैं, ठीक है, दो पंक्ति और दो कॉलम है उनके लिए है। अगर तीन पंक्ति तीन कॉलम रहेंगे तो उसका भी अभी मैं नीचे बता रहा हूँ, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, और उसके बाद से हमेशा माइनस लगाते हैं, ठीक है, हमेशा क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं। उसके बाद से देखिए 3 इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, तो 10 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, तो 7 इसका आंसर हो जाएगा, मतलब इसका मॉडुलस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो आप तो समझ गए कि अगर दो पद रहेंगे तो आप डायरेक्ट इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस करके, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे आपका 3 गुणे 3 कोटि का होगा, 3 इंटू 3 कोटि का हो, तो अगर आप इस टाइप का हो तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। मान लीजिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें, तो ऐसे हो नहीं पाएगा। तो इसको कैसे करते हैं, इसको देख लीजिए आप सिंपली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का और इसी से सारे क्वेश्चन आपके लगेंगे। अब देखिए इसके लिए क्या होता है, ये आपका जो पहला पद है, ये पहला पद है, ये हमेशा प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है,
होता है, सॉरी पहला प्लस होता है और दूसरा माइनस होता है, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, पाँचवा प्लस, छठवां माइनस, सातवां प्लस, आठवां माइनस, नौवां प्लस, इस प्रकार का होता है। ठीक है, पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, इस प्रकार से आपका होता है। तो देखिए इसका सोल्यूशन क्या होता है। पहला पद है, जो पहला पद आपका क्या दिया है, 2 दिया है, तो 2 को हम क्या रखेंगे, मल्टीप्लाई में रखेंगे, इनटू 2 को मल्टीप्लाई में रखेंगे, इनटू आपका ये 2 को मल्टीप्लाई रखेंगे तो इसको काट देंगे और इसको काट देंगे। 2 को हमने पकड़ के किया तो 2 को मल्टीप्लाई में रखेंगे और इसको काट देंगे और इसको काट देंगे। और जैसे अभी हमने पिछले किया, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लगाएंगे, 3 दूना 6 और माइनस 4 चौको 16, 6 माइनस 16। इसी प्रकार दूसरी बार करेंगे, दूसरी बार देखिए यहाँ पे दूसरा पद क्या दिया है, 1, तो दूसरा पद क्या होता है, माइनस होता है, तो -1 इंटू क्या होगा, ये 1 से आपका ये देखिए बीच वाला कट जाएगा, 1 3 4, ये आपका कट जाएगा पोर्शन 1 3 4, ये आपका कट जाएगा। और ऊपर वाला क्या कट जाएगा, ये आपका कॉलम कट गया और ये पंक्ति कट गई आपकी, 2 1 2 वाली पंक्ति आपकी ये दोनों कट गई। तो बचा कौन सा, ये आपका बचा पोर्शन 1, ये आपका पोर्शन बचेगा 1 0 और 4 2। तो 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे और 4 का 0 से, तो 2 1 जा 2 ही रहेगा यहाँ पे। अब देखिए फिर से पहला प्लस होता था, दूसरा माइनस, तीसरा फिर से प्लस होगा, तो प्लस का क्या होगा 2। अब देखिए 2 के बाद क्या है, ये आपका ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा पंक्ति और ये कॉलम कट जाएगा, बचेगा 4 और 1 बचेगा और 3 0 बचेगा, तो 4 1 जा 4 और माइनस 3 0 जा 3, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पे अगर आपका इसका माइनस करेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पे 16 है और 6 है तो -10, तो 2 और -10, तो माइनस यहाँ पे आपका 10 बचेगा, यहाँ पे -10 बचेगा 2, तो -20। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, ठीक है, और 2 है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, तो -2 प्लस 4 2 जा 8, 8 हो गया। अब देखिए ये 20 है और ये 2 है, तो माइनस में दोनों है, तो -22 और प्लस 8, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी आपका आंसर हो जाएगा आपका 14, आपका आंसर हो जाएगा 14। अब देखिए यहाँ पे देखिए इस प्रोसेस को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैसे किया मैंने इस बार, और अब मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए इसका थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, पहले जूम करके आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जो आपका पहला प्रोसेस है, पहले तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, प्लस माइनस हमेशा ऐसे चलता है, पहले प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस। ठीक है, ऐसे चलता है। अब देखिए यहाँ पे दिया है ये पहला पद, हम पहला पद लेंगे। ठीक है, तो पहला पद लेंगे तो इसको 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको छोड़ेंगे और इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई, ये हो गया, तो 2 1 जा समथिंग जो भी आए। ठीक है, फिर दूसरा हो गया, तो दूसरा को क्या करते हैं, माइनस में लेते हैं, तो -1 है, जो भी रहता है वहाँ पे -2 रहता है, 3 रहता है, तो 2 को लिए, इस 1 को लिए, तो इसके स्तंभ और इसके कॉलम जो इसके सीधे में आएगा। ठीक है, इसको छोड़ देंगे और तब ये बचेगा आपका ये पोर्शन और ये पोर्शन, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, फिर आ गया वैसे। फिर तीसरी बार में क्या करेंगे, इसको लेंगे, 2 को लेंगे, तो यहाँ पे क्या था, पहले प्लस था, दूसरा माइनस था, तीसरा फिर से प्लस था, तो तीसरा प्लस ही में रहेगा 2, और इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, तो बचेगा आपका कौन सा पोर्शन, ये। तो जैसे आप करते हैं 4 1 जा 4 -3 0 या 3 0 ही होगा, तो 4 1 जा 4, तो ये आपका 4 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका डायरेक्टली ये भी कह सकता है, इस क्वेश्चन में इसी टाइप का भी क्वेश्चन एराइज कर सकता है कि A32 का मान बताइए, तो A32 का तो मतलब तीसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम। तीसरी पंक्ति तो देखिए, तीसरी पंक्ति, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, और कौन सा कर रहा है, दूसरा कॉलम, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये दूसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति का दूसरा कॉलम का ये आपका, तो A32 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका कोई भी पद भी पूछ सकता है। अब देखिए यहाँ पे जो आपका दिया है एडजॉइंट ये है, तो यही है जो आपका, आप इसका मान निकालते हैं, जो साड़ी का मान निकालते हो तो इसी प्रकार से निकलेगा, और इसको इसी प्रकार से निरूपण करते हैं, मतलब इसका निरूपण मॉडलेस मतलब मॉड में ए से करते हैं। अब देखिए इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टाइप के, आपका सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है 6 नंबर में ए इनवर्स। ठीक है, फिर एडजॉइंट ए निकालने के लिए, फिर मॉड ऑफ ए निकालने के लिए, तो एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए के ही जो एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, ए इनवर्स, जो कि आपका लंबा प्रोसेस है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर इस चैप्टर से आपका रखा है और पक्का है कि आएगा ही आएगा। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, अब नेक्स्ट पार्ट में हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे, और इस वीडियो में आप देख के केवल कॉन्सेप्ट और इसके टाइप्स प्रॉपर्टीज़ को आप जान लीजिएगा, और पहले इसकी डिफिनीशन को और कहाँ पर इसका अनुप्रयोग होता है, मतलब उपयोग होता है। अगर ये सब सारी चीज़ें आपको मालूम चल गई हैं, तो आगे के प्रोसेस जितने भी आगे के टॉपिक्स हैं, मतलब टॉपिक्स क्या, क्वेश्चंस हैं, जितने किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में राइज होते हैं, वो आपको आसानी से आ जाएगा, कुछ करेंगे नहीं फिर भी आपका आ जाएगा। दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।